डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ने आए हो? क्लास में क्यों नहीं ध्यान देते? चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चले। ऑल राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू पीपल इज deformation. What does that mean? Let's just quickly break it down. Deform का मतलब है change in shape. ओके, सो डिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की जाती है उसकी फॉर्म यानी कि शेप चेंज हो सकती है। ओके, साथ ही मैं आपको याद करवाता हूँ इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, ऑफ कोर्स आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, ए लेवल में भी पढ़ा हुआ है। फोर्स का सबसे पहला इफेक्ट होता है एक्सेलरेशन। Force can cause acceleration. Number two, force can cause a turning effect. Force की वजह से turning effect जिसको हम torque या moment कहते हैं, हमने डायनामिक्स में ये पढ़ा हुआ है। Force can cause a change in momentum. फोर्स की वजह से मोमेंटम में चेंज क्रिएट हो सकता है। अब फोर्स का एक नया इफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं विच इज द चेंज इन शेप। शेप का मतलब है फोर्स की वजह से लेंथ भी चेंज हो सकती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकती है। इस वीडियो के अंदर हम एक्सक्लूसिवली वही कंटेंट डिस्कस करेंगे जो ओ लेवल और ए लेवल के सिलेबस का हिस्सा होगा। फोर्स लगाने से चीजों की लेंथ चेंज हो सकती है, फोर्स लगाने से चीजों का एरिया चेंज हो सकता है, फोर्स लगाने से चीजों की वॉल्यूम भी चेंज हो सकती है। ये ऑफ कोर्स अलग अलग सिनेरियोज हैं। ऐसा नहीं होता कि हर दफा हर चीज ने चेंज होना है। हो सकता है एक दफा फोर्स लगाने से लेंथ चेंज हो जाए, एरिया चेंज ना हो सकता है दोनों चीजें चेंज हो जाए, हो सकता है तीनों चीजें चेंज हो जाए। ये तो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। ओके, सो डिफॉर्मेशन का बेसिकली मतलब होगा जब हम एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब ऐसी फोर्स जिसकी वजह से शेप यानी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम चेंज हो सके, तो उस प्रोसेस को हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। और एक्सक्लूसिवली डिफॉर्मेशन जो है वो सॉलिड्स के लिए अप्लाई की जाती है, सॉलिड्स के लिए स्टडी की जाती है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन। दो तरह की फोर्सेस होंगी, एक होगी कंप्रेसिव फोर्सेस और दूसरी होंगी टेंसाइल फोर्सेस। कंप्रेसिव नाम से पता चल रहा है, ऐसी फोर्सेस जिसकी वजह से लेंथ में कमी वाक़ हो, कोई चीज स्क्वीज हो, छोटी हो जाए, ऐसी फोर्सेस को हम कहेंगे वो कंप्रेसिव फोर्सेस होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लेट मी शो यू हियर, ये मेरे पास एक लेट से एक बॉक्स है। अच्छा, एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाऊंगा ना तो ये कभी भी कंप्रेस नहीं हो सकता। दिस फोर्स विल कॉज ट्रांसलेशन। इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो कंप्रेसिव फोर्सेस सिर्फ एक फोर्स नहीं होती जी, कम से कम दो फोर्सेस होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इस बॉक्स को कंप्रेस करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे दोनों साइड से फोर्सेस अप्लाई करनी पड़ेंगी, F and F. These compressive forces will result in this object to decrease in its length. इस ऑब्जेक्ट की लेंथ में कमी पैदा होगी ऐसी फोर्सेस की वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ से दिस इज द चेंज इन लेंथ, यहाँ से दिस इज द चेंज इन लेंथ। तो ओवरऑल फोर्स लगाने से इस ऑब्जेक्ट की जो चेंज इन लेंथ आया है दैट इज x and x. कॉन्ट्रेरी टू दैट, टेंसाइल फोर्सेस कौन सी होंगी? ऑफ कोर्स टेंसाइल फोर्सेस वो होंगी जो कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ में इंक्रीमेंट क्रिएट करेंगी। Of course, those forces are going to act in the opposite direction, like this. They will result in this object increasing in its length. This will be an increment in its length, x. So, ये दो अल्फाज हमें जहन में रखने पड़ेंगे
कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल। कॉम्प्रेसिव का मतलब होता है फोर्स लगाने से लेंथ कम हो जाए, और टेंसाइल का मतलब होगा फोर्स लगाने से लेंथ में इंक्रीमेंट आ जाए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते हैं कि अभी तक आप लोग मेरे साथ हैं। Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, एवरीथिंग्स क्लियर सो फार होपफुली। एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा देखिएगा। टेंसाइल फोर्सेस बेसिकली वो होती हैं जिसको आप पहले टेंशन के नाम से जानते हैं। टेंशन कॉजेज एन एक्सटेंशन इन अ मटेरियल। इमेजिन करें मेरे पास ना ये दो रिजिड सरफेसेस हैं, सख्त रिजिड सरफेसेस हैं। इन दोनों सरफेसेस के दरमियान में ना मैंने ऐसे एक रोप को बांधा हुआ है। लेट्स कॉल दिस टू बी वॉल 1 एंड दिस टू बी वॉल 2। वॉल 1 और वॉल 2 यहां से ना इस रस्सी के साथ अटैच्ड है। ओके, अब जब ये पॉइंट P, ओके लेट्स कॉल दिस टू बी पॉइंट P, दिस टू बी पॉइंट Q। अगर मैं पॉइंट P के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना, इस रस्सी में एक टेंशन ऐसे एक्ट करेगी, और अगर मैं पॉइंट Q के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो टेंशन ऐसे एक्ट करेगी। टेंशन या टेंसाइल फोर्सेस, आपको याद होगा टेंशन always acts away from point of concern। point of concern, point of concern का क्या मतलब है? जिस पॉइंट के में हम इंटरेस्टेड हैं, जैसे अगर पॉइंट P की बात की जाए तो पॉइंट P के ऊपर टेंशन राइट की तरफ अप्लाई होगी। Q की बात की जाए तो टेंशन लेफ्ट की तरफ अप्लाई होगी। इस रस्सी में आप किसी भी पॉइंट पे अगर टेंशन की वैल्यू नोट करेंगे तो वो एक जितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर एक न्यूटन मीटर लगा ले। व्हाट इज न्यूटन मीटर बाय द वे? किसी को याद है न्यूटन मीटर क्या होता है? An instrument used to measure the force. एब्सोल्युटली राइट। अगर आप न्यूटन मीटर इधर लगाएं या एक न्यूटन मीटर इधर लगा लें, दोनों न्यूटन मीटर्स के ऊपर एक जितनी ही रीडिंग नजर आएगी। ये बात ध्यान में रखें कि अगर एक सिंगल पीस ऑफ रोप है, सिंगल पीस है, सेम मटेरियल है, यूनिफॉर्म डायमीटर है, एक यूनिफॉर्म रोप है, इसमें आप जिधर मर्जी टेंशन को नोट करें, हर जगह टेंशन की एक जितनी वैल्यू होगी। टेंशन की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी अनलेस आप मटेरियल चेंज कर दें, अनलेस आप थिकनेस चेंज कर दें, ओके, अनलेस आप इस रोप के आगे एक और रोप बांध दें, तब ऑफ कोर्स टेंशन चेंज होगी, अदरवाइज टेंशन विल बी सेम एवरीवेयर। ओके, नाउ ये जो मैंने यहाँ टेंशन आपको दिखाई ना T, ये टेंशन और ये वाली टेंशन जो कि अब ऊपर से उसका डंडा रेज हो गया है, खैर ये जो दोनों टेंशन है ना, ये वो हैं जो ये रोप दीवार पे लगा रही है, रोप दीवार पे लगा रही है। सो बोथ दीज टेंशंस दे आर फोर्सेस which rope applies on walls। यानी ये दोनों फोर्सेस हमने बना के तो रोप के अंदर दिखाई हैं, लेकिन ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं दीवारों के ऊपर, ऑन द वॉल्स। इनका रिएक्शन भी तो होना चाहिए। इनका रिएक्शन किस तरफ होगा? इनका रिएक्शन दिखाने के लिए मैं यहाँ पर रेड कलर नहीं, ग्रीन कलर यूज करता हूँ, क्योंकि दीवार पे इस तरफ टेंशन लग रही थी, तो इसका जो रिएक्शन होगा, आई विल रिप्रेजेंट दैट विद द ब्लू, वो इस तरफ एक्ट करेगा। ये जो ग्रीन से इंडिकेट किया है, दिस विल बी द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू रोप, और ये जो ब्लू एरो से दिखाया है, दिस विल बी द फोर्स ऑन द रोप ड्यू टू द वॉल। मुझे पता है आप लोग मैकेनिक्स वगैरह पढ़ के आए हैं, आपने फिजिक्स में डायनामिक्स पढ़ा है, तो होपफुली ये बातें आपने वहां पर भी पढ़ी हैं। अगर वहां पर नहीं पढ़ी हैं तो होपफुली मेरी इस डिस्कशन से ये बातें क्लियर हो गई होंगी। प्लीज सेंड मी योर रिस्पॉन्सेज इफ एवरीथिंग इज ओके सो फार। सर आपने कहा था कि जो दोनों में टेंशन है वो इक्वल है, लेकिन उनके Yes, sir. मैग्नीट्यूड ना, उनकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, तो उनके तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा ना? हाँ जी, ऑफ कोर्स, मैं तो सिर्फ यहाँ एक क्वालिटेटिव डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आप कैलकुलेशन के अंदर देखेंगे तो फिर आपको इन फोर्सेस की डायरेक्शन को भी
मद्देनजर रखना पड़ेगा। ओके सर। जी अभी आप कुछ कह रहे थे। ओके चले, लेट्स मूव ऑन। I just want to understood. अब हम चलते हैं एक्सटेंशन की तरफ। एक्सटेंशन या कंप्रेशन, ऑफ कोर्स नाम से पता लग रहा है। एक्सटेंशन क्या होगा? एक्सटेंशन को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ वर्ड्स में, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉमन सेंस तो हम इस्तेमाल नहीं करते। जब तक वो बात टीचर के मुंह से ना सुनी जाए, टीचर के मुंह से ना उगलवा लें, तब तक उसकी सेंस ही नहीं बनती। ऐसे ही है ना, दसियों दफा लिखी हुई चीज हम खुद पढ़ लें, वो मजा ही नहीं आता जब तक टीचर अपना सांस ना खुशक करे। एनीवे जी आई सर। अंडरस्टैंड, इट्स ओके, मैं भी इसी फेज से गुजरा हूँ, कोई मसला नहीं। एक्सटेंशन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ ड्यू टू अ फोर्स। देखोगे, इमेजिन करो कि ये एक रिजिड सरफेस है। इस रिजिड सरफेस के साथ ना मैंने ऐसे एक रबर का रॉड अटैच किया है, रबर का रॉड। इस रबर रॉड की ओरिजिनल लेंथ है LO। मुझे पता है ये मेरा L थोड़ा सा फैंसी होता है, अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो मेक श्योर आपको पता हो कि ये L है। इसके साथ जो सबस्क्रिप्ट मैंने लिखा है, दिस स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल, ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करूं और उस फोर्स की वजह से ये जो रबर रॉड था ये खिंच जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। तो लेट मी मेक इट विद ग्रीन नाउ। ऑलराइट, तो जो इसकी पुरानी लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ, और अब जो इसकी न्यू लेंथ है, नई लेंथ, इसके दरमियान ये जो डिफरेंस आया है, दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन। लेट मी इंडिकेट दिस विद द सिंबल दैट एग्जामिनर ऑफन यूज, L. So extension, my dears, is going to be E equals to L minus L naught. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, एग्जामिनर हमें अक्सर एक्सटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए कहता है इन टर्म्स ऑफ L and L naught. तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, L naught is the original length. Original length. L is the extended length. फोर्स लगाने से जो लेंथ में तब्दीली आ गई ना, ये वो है। E is called the extension. अब अक्सर टीचर इंक्लूडिंग माइन, ही वांटेड टू एक्सप्रेस इट बाय यूजिंग x। हो सकता है अक्सर बुक्स में आपको x भी लिखा हुआ मिल जाए, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यू कैन यूज E और यू कैन यूज x। पास पेपर के अंदर एग्जामिनर ऑफन यूजेस E, तो इसलिए मैंने ये E की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। ओरिजिनल लेंथ का यूनिट भी मीटर्स होना चाहिए, एक्सटेंडेड लेंथ का यूनिट भी मीटर्स होना चाहिए, एक्सटेंशन का यूनिट भी मीटर्स होना चाहिए। अब ऑफ कोर्स एक्सटेंशन का उलट होता है कंप्रेशन। ओके, हम जो भी इस चैप्टर में बात करेंगे ना, वो एक सारी एक्सटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। जहां पर भी किसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कंप्रेशन आ जाएगा, उससे हमारी कैलकुलेशंस पर या डायनामिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर हम एक छोटी सी बात अज्यूम कर रहे हैं, वो ये कि नेग्लिजिबल चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। दैट मीन्स ये फोर्स लगाने से ना, जो हमारा ये रबर रॉड था, ये एक्सटेंड तो हुआ है, इसके एरिया में भी कोई फर्क पैदा होगा, एरिया भी कम होगा। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला। ओके लेकिन वो एरिया के अंदर जो चेंज आ रहा है वो इतना कम होगा कि हम ऑफन उसको नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेते हैं। अगर नेग्लिजिबल कंसिडर ना करें तो फिर हमें हमें वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करनी पड़ेगी। अभी हम उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़े, अभी सिर्फ एक्सटेंशन मैंने आपके लिए डिफाइन किया। फिजिक्स की दुनिया में ना, हमें अपने फॉर्मूलाज को मेजरेबल की टर्म्स में डिफाइन करना पड़ता है। मेजरेबल्स, ओके, नॉट कैलकुलेटेबल्स। मेजरेबल्स मतलब ऐसी चीजें जिनको डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है। ऑलराइट, अब एक्सटेंशन को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। हम ओरिजिनल लेंथ मेजर कर सकते हैं, एक्सटेंडेड लेंथ मेजर कर सकते हैं। एक्सटेंशन मेजरमेंट नहीं, एक्सटेंशन की मेजरमेंट नहीं की जा सकती, वो हमेशा कैलकुलेट करके किया जाता है। मैं आपके लिए एक दफा हुक्स लॉ डिस्क्राइब करता हूं, फिर उसके बाद विल टेक योर क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। हुक्स लॉ ये कहता है, force applied on a material
is directly proportional to the extension created in it. लेकिन this is technically incorrect. Why? Because force is something that we apply on a material, और उसके रिस्पॉन्स में जो चीज क्रिएट होती है दैट इज द एक्सटेंशन. सो मेरी इस स्टेटमेंट के अंदर ना पहले एक्सटेंशन को एड्रेस करना चाहिए था, बिकॉज एक्सटेंशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. ओके, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम बाद में लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हम पहले लिखते हैं. इसीलिए मैं स्टेटमेंट को थोड़ा सा इंप्रूव कर देता हूं. हम इसमें लिखेंगे एनी एक्सटेंशन क्रिएटेड, अब ये बात ठीक होगी, any extension created in a material is directly proportional to the force applied on it. साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और ऐड करने वाला हूं. Until the limit of proportionality is reached. Limit of proportionality का क्या मतलब है, ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ. लेकिन उससे पहले, do you have any questions so far? Yes, No, sir. sir. Sir, इसके अंदर जब हम पहले एक्सटेंशन को देखेंगे और बाद में फोर्स है, तो उसको अंदर के कांस्टेंट के ऊपर डिफरेंस नहीं आएगा? जी जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा. इसीलिए तो फॉर्मूला बनाते हुए मैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन लिखूंगा. ये तो स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने का तरीका मैंने बताया ना, इंग्लिश इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स में आप जो चाहे वेरिएबल पहले लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके सर. बिकॉज यू आर मोर अकस्टम्ड टू दिस फॉर्मेशन ऑफ द रिलेशनशिप, तो इसलिए मैं फॉर्मूला बनाते हुए यही यूज करूंगा. ओके सर. राइट, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई. इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हम खत्म करते हैं तो साथ एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट कांस्टेंट इज गोइंग टू बी के, और ई द एक्सटेंशन अपनी जगह एज इट इज आ जाएगी. ये हमारा हुक्स लॉ का फॉर्मूला बनता है. इसमें लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जरा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है. इमेजिन करें ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के ऊपर मैं एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, जिस स्प्रिंग की वजह से ये एक एक्सटेंशन क्रिएट होगी. स्प्रिंग के अंदर फोर्स की वजह से एक एक्सटेंशन क्रिएट होगी. अगर मैं फोर्स को 2 टाइम्स बढ़ा दूं, मैं नोटिस करूंगा कि स्प्रिंग के अंदर और ज्यादा एक्सटेंशन क्रिएट होगी. जो बड़ी कॉमन सेंस की बात है ना, जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे स्प्रिंग में उतना ही ज्यादा खिंचाव एक्सटेंशन पैदा होगा. लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि फोर्स को डबल करने से अब एक्सटेंशन डबल नहीं होगी, या फोर्स को ट्रिपल करने से एक्सटेंशन ट्रिपल नहीं होगी. लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ डेटा देता हूँ समझाने के लिए. ये फोर्स है और यहाँ पर मैं एक एक्सटेंशन का कॉलम बना देता हूँ. फोर्स ऑफ कोर्स न्यूटन में है, फोर्स इज इन न्यूटन एंड एक्सटेंशन इज इन मीटर्स. लेट्स से जब 0 न्यूटन फोर्स थी एक्सटेंशन 0 थी. जब 10 न्यूटन फोर्स लगाई एक्सटेंशन हो गई 2 मीटर्स. ऑब्वियसली में 2 मीटर्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सेंटीमीटर्स कर लेते हैं. जब फोर्स 20 न्यूटन लगाई एक्सटेंशन हो गई 4 सेंटीमीटर. जब एक्सटेंशन फोर्स 30 न्यूटन लगाई एक्सटेंशन हो गई 6 सेंटीमीटर. लेकिन कभी एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब आप नोटिस करेंगे कि फोर्स को मैं इक्वल इंटरवल से इंक्रीज कर रहा हूं, एक्सटेंशन भी इक्वल इंटरवल से इंक्रीज हो रही है. ये मतलब है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का. लेकिन एक फोर्स ऐसी आएगी कि जब एक्सटेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये जो डिफरेंस था, रेशो था, इस रेशो से इंक्रीज होने की बजाय एकदम से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. अब नोटिस करें, फोर्स को मैं 10 न्यूटन से बढ़ा रहा था, एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर से बढ़ी थी, लेकिन एकदम एक फोर्स मैंने इतनी लगा दी कि फिर वो 2 सेंटीमीटर के रेशो से बढ़ने की बजाय एकदम से 6 सेंटीमीटर से बढ़ गई. दिस फोर्स हियर विल बी कॉल्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. बेसिकली तो 30 होना चाहिए,
30 से 40 के दरमियान में लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वायलेट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 30 से 40 के दरमियान में कहीं पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाई करती है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है ऐसी फोर्स जिसको लगाने पर स्प्रिंग या कोई भी मटेरियल इक्वल इंटरवल से जो पहले एक्सटेंड हो रहा था अब उतने इंटरवल से एक्सटेंड नहीं होगा। सो दैट विल बी द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आपके लिए मैं यहाँ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी डिफाइन कर देता हूँ। इट सेज that value of force beyond which the spring does not extend with an equal ratio. So that is the limit of proportionality. ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट हो सकता है। कुछ मटेरियल्स के लिए बड़ी थोड़ी फोर्स पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाई कर सकती है, कुछ मटेरियल्स के लिए बहुत ज्यादा फोर्स तक वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी शो कर सकते हैं। तो ये तो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। अच्छा, आपने ये नोटिस किया होगा कभी कभी ना हम जब मैट्रेस लेने जाते हैं मोस्टली तो स्प्रिंग मैट्रेसेस का बड़ा शौक होता है छोटे छोटे बच्चों को, जबकि बूढ़े लोग जो है ना दे डोंट वांट स्प्रिंग मैट्रेसेस। वाई? छोटे बच्चों को बड़ा मजा आता है स्प्रिंग मैट्रेसेस छलांगे लगाने का। अब होता ये है कि जो स्प्रिंग मैट्रेसेस होते हैं ना वो कुछ बड़े सॉफ्ट भी होते हैं, कुछ बड़े हार्ड भी होते हैं, है ना। कुछ बड़ी आसानी से कॉम्प्रेस हो जाते हैं, कुछ बड़ी मुश्किल से कॉम्प्रेस होते हैं। सो ये कैसे पता लगेगा कौन सा स्प्रिंग आसानी से स्ट्रेच होगा, आसानी से कॉम्प्रेस होगा? उसके लिए हमने यहाँ पर एक पैरामीटर सेट किया है। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के मैंने कांस्टेंट के लिखा था ना, ये कांस्टेंट के हमें इस बात का जवाब देता है। इस कांस्टेंट के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। बिफोर वी मूव ऑन, डू वी हैव एनीथिंग इन माइंड राइट नाउ? No, sir, it's clear. Everything's okay? Yes, everything's clear. All right, that is great. तो ये जो K है आपने ओ लेवल में भी ये पढ़ा हुआ है, मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करवाता हूँ। इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं या फिर स्टिफनेस कांस्टेंट कहते हैं। पहले तो ये आपके लिए डिफाइन कर देते हैं। K इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई E। ये तो मैंने सिर्फ इस फॉर्मूला को रीअरेंज किया है ना, तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए मैं इसको डिफाइन करूंगा। इट विल बी द फोर्स नीडेड टू क्रिएट unit extension. Force needed to create unit extension. Unit extension का मतलब क्या है? 1 मीटर। किसी मटेरियल को 1 मीटर स्ट्रेच करने के लिए कितनी फोर्स लगानी है वो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट कहलाएगा। ओके, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन्स, एक्सटेंशन का यूनिट होता है मीटर, और कभी कभी सेंटीमीटर भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ स्टिफ या फिर हार्डर मटेरियल्स have high spring constant. जो हार्डर सख्त मैट्रेसेस हैं, सख्त मटेरियल हैं, सख्त कुर्सियां हैं जिन पे बैठ के आपकी कमर में दर्द हो जाता है, तो वो स्टिफ या हार्डर मटेरियल्स कहलाते हैं। उनका स्प्रिंग कांस्टेंट हायर होता है। ओके, एक एग्जांपल देता हूं कंपैरिजन के लिए। 1000 न्यूटन पर मीटर, 1000 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ये मेरे पास दो अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं। ये पहले मटेरियल का स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये दूसरे मटेरियल का स्प्रिंग कांस्टेंट है। अपेरेंटली दोनों की वैल्यू तो एक जितनी है, 1000 और 1000, लेकिन 1000 न्यूटन पर मीटर का क्या मतलब होगा? दिस मटेरियल is going to need 1000 Newton to create 1 meter
एक्सटेंशन, जबकि इस K2 का मतलब क्या होगा? दिस मटेरियल विल नीड 1000 न्यूटन टू क्रिएट 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन। अब सेंटीमीटर तो छोटा होता है, मीटर तो बहुत बड़ा होता है। अब इसके 1 मीटर एक्सटेंशन के लिए 1000 न्यूटन फोर्स चाहिए, जबकि इसके सिर्फ 1 सेंटीमीटर के लिए 1000 चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो K2 है, दिस मटेरियल इज गोइंग टू बी स्टिफर, this has a higher spring constant, जबकि K2 is going to be a softer material। मतलब अगर 1 मीटर के लिए 1000 न्यूटन चाहिए, यू रिमेंबर देर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर्स, तो फिर 100 सेंटीमीटर के लिए 1000 न्यूटन फोर्स चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर अगर निकालनी हो, दैट्स गोइंग टू बी 1000 डिवाइडेड बाय 100। तो पता ये चलेगा कि ये जो K1 है, दिस मींस 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अब कंपैरिजन के लिए ना यूनिट्स का सेम होना जरूरी है। जैसे देखो, अब यहाँ मैंने न्यूटन पर सेंटीमीटर की टर्म्स में यूनिट्स बना लिए। अब इनका एक फेयर कंपैरिजन किया जा सकता है। K1 has a small stiffness constant as compared to K2, so K1 is going to be softer as compared to K2। आई नो थोड़ी सी ज्यादा अंग्रेजी हो गई है, लेकिन मुझे बताओ बातें समझ आ रही हैं या नहीं? सर समझ आ रही हूँ। दैट इज सही बात ग्रेट, है। बहुत ज्यादा जबरदस्त। अच्छा जी, तो ये तो था जी अभी तक हुक्स लॉ, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट, और इससे पहले क्या किया हमने? एक्सटेंशन, कॉम्प्रेशंस। दैट इज ग्रेट, बहुत आला। जल्दी से आपके लिए यहाँ पर ना मैं एक एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करता हूँ। एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन स्प्रिंग कांस्टेंट। किसी मटेरियल का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे डिटरमिन किया जाएगा? ओके, अब मैं सबसे पहले याद करता हूं कि स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था। वो तो था K इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई E। F तो है जी एक तरह की फोर्स, ऑल राइट, F तो है फोर्स, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। एक्सटेंशन एक तरह की लेंथ है, इसका यूनिट है मीटर्स। एक्सटेंशन को फाइंड करने के लिए हमें याद करना पड़ता है कि लेंथ, एक्सटेंडेड लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस करना पड़ता है। ओके, ऑलराइट, तो मेरे जहन में अब एक मैप क्रिएट हुआ। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है तो मुझे अप्लाइड फोर्स पता होनी चाहिए, ओरिजिनल लेंथ पता होनी चाहिए, एक्सटेंडेड लेंथ पता होनी चाहिए। तो मैं अपना एक एक्सपेरिमेंट ऐसे डिजाइन करता हूं, मेरे पास ये एक रिजिड सरफेस है, रिजिड सरफेस। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के साथ मैंने एक हैंगर अटैच किया है। हैंगर, मैस हैंगर, आपने लैब में देखा होगा मैस हैंगर्स क्या होते हैं। उनमें हमें स्लॉटेड मैसेस को लटकाना पड़ता है। और ये मैं इसके साथ एक मीटर रूलर रख रहा हूं, मीटर रूलर। अब चूंकि मैं प्रैक्टिकल डिजाइन कर रहा हूं ना, तो मुझे इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि प्रैक्टिकल डिजाइन करते वक्त ना जो प्रैक्टिकल डिटेल्स होती हैं उनका ख्याल होना चाहिए। मुझे कोई बता सकता है ये क्या है? जी, एनीबॉडी, ये क्या है? सर सर शाबाश, गुड जॉब। ये हैं सेट स्क्वायर्स। ओके, सेट स्क्वायर्स का क्या काम होता है जी? ओ लेवल टू मेक एटीपी में श्योर आपने देखा दैट है, द रूलर इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एग्जैक्टली सॉरी वर्टिकल। वर्टिकल। शाबाश। इसके साथ यहाँ पर ना मैं एक पेपर का मार्कर अटैच करता हूँ। ये बेसिकली इस पेपर मार्कर का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये मकसद है कि ये ना मुझे मीटर रूलर के साथ लेंथ लेने में मदद करेगा। तो इस मैस हैंगर के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ, मैं स्प्रिंग की एक ओरिजिनल लेंथ L0 फाइंड आउट कर लेता हूँ। फिर मैं इसके अंदर एक मैस रखता हूँ। ये मैस मुझे पता है, मैस ये ग्राम्स में होगा या किलोग्राम्स में होगा, वॉट एवर, ये मैसेज नोन है। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ये एक तरह का नोन मैस है। नोन मैस डालते, उस नोन मैस की वजह से ये स्प्रिंग स्ट्रेच होके नीचे आ जाएगा।
Of course, the spring is going to get stretched like this. Okay. अब हम इसकी ये जो मार्कर इसके साथ अटैच किया था पेपर मार्कर, ये भी ऑफ कोर्स नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आ जाएगा तो हम इसकी नई वाली लेंथ L फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एक्सटेंशन के लिए तो मुझे एक्सटेंडेड लेंथ और ओरिजिनल लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना था। फोर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स, मुझे तो मास पता है, तो मास के लिए तो हमें याद करना पड़ता है कि मास को जब ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट आता है। यू नीड टू रियलाइज कि यहाँ पर हमने असल में फोर्स नहीं प्रोवाइड की थी, हमने मास प्रोवाइड किया था। अर्थ ने उस मास को फोर्स में कन्वर्ट किया है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की कैलकुलेशन के लिए आपको F की जगह पर mg लगाना पड़ेगा, एक्सटेंशन की जगह पर एक्सटेंडेड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ लगाना पड़ेगा। यहां से आप स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या मेरी बातें अभी तक समझ आ रही हैं? यस सर। तो लेकिन वेट अ मिनट, ये तो ए लेवल है, ये काम तो हमने सारा ओ लेवल में किया हुआ है। तो ए लेवल में हम सिर्फ एक रीडिंग तो नहीं लेते, आपको पता होगा, आपने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होंगे लैब के अंदर जाके, हम एटलीस्ट 5 to 6 रीडिंग्स लेते हैं। ओके, तो हमारा रिजल्ट रिपीटेबल होना चाहिए। दैट मींस अलग अलग मैसेज पर भी वही रिजल्ट हमें मिलते रहना चाहिए। ओके, ओनली देन द रिजल्ट इज कंसिडर्ड टू बी रिलायबल। ओके, तो मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखता हूं, फिर उसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करूंगा। सबसे पहले लिखते हैं अरेंज द apparatus as shown। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो फिर लिख के बताना पड़ेगा कि apparatus कैसे सेटअप किया जाएगा। तो मैंने ऊपर डायग्राम बनाई है और कह दिया अरेंज द apparatus as shown in the diagram। Note the original length without any mass। Note the original length, ब्रैकेट्स में बता रहा हूं, L naught without any mass। Then place a mass and note the new length L। Repeat the process for several different values of mass M and record in the table as shown। अच्छा, अब अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये हमें लिखने को आता है? नहीं बेटा, लिखने को नहीं आता, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर इस तरह की जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट डिजाइन है ना, वो अक्सर लिखे होते हैं। क्वेश्चन में लिखने को नहीं आएगा 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए। इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू योर पेपर 5 जो आप A2 में जाके देंगे। तो इसलिए आई एम गिविंग यू अ लिटिल फ्लेवर ऑफ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन पेपर 5। एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने को जब आता है ना, तो उसमें हमें इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं टेबल की कॉलम हेडिंग्स आपको दिखाता हूँ। सीरियल नंबर, ऑफ कोर्स मेरे टीचर हमेशा सीरियल नंबर देते थे, तब से मुझे आदत पड़ी हुई है। ये आपके लिए जरूरी नहीं है, आप स्किप भी कर दें तो कोई बात नहीं, चलेगा। फिर मास इन किलोग्राम्स। अभी मैंने यहाँ लिख दिया है, आपके लिए लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ टेबल हेडिंग्स दिखानी जरूरी होती है पेपर 5 के अंदर। फिर उसके बाद एक्सटेंडेड लेंथ L इन मीटर्स। फिर मैं साथ एक कॉलम इंक्लूड कर देता हूँ एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन के ऊपर मैं मेंशन कर देता हूँ L माइनस L नॉट करना है। अब इसमें मैंने L नॉट का कॉलम नहीं इंक्लूड किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ओरिजिनल लेंथ तो स्प्रिंग की चेंज नहीं हो रही ना। हमें इस बात का यहाँ ख्याल रखना पड़ेगा कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच ना हो जाए, यानी इतनी बड़ी फोर्स नहीं लगा देनी कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो जाए। ओके, तो ये जब पेपर 5 में आता है तो वहां पर ये एडिशनल डिटेल हमें बतानी पड़ती है। अभी आपको इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। ओके,
तो ये आपके पास वो अच्छा सा टेबल है, उस टेबल के अंदर वो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं जो आपने अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मेजर करनी है। फिर उसके बाद आपको पता है फिजिक्स में ग्राफ्स के बगैर तो कुछ काम चलता ही नहीं है ना? एवरीबडी हेट्स ग्राफ सो मच। यहाँ पर हम फोर्स रखते हैं। अब फोर्स हमारे पास कहीं है ही नहीं, तो फोर्स की बजाय मैं ब्रैकेट्स में इधर mg लिख देता हूँ और साथ यूनिट लिखता हूँ न्यूटन्स। ओके, नाउ इधर हम रखते हैं एक्सटेंशन इन मीटर्स। जब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, क्योंकि हम तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वायलेट नहीं होने दे रहे, हम चाह रहे हैं कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच ना हो, तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमें एक लाइन में ही नजर आने चाहिए। ओके, नाउ दिस इज व्हाट द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक। ओके, दैट्स द ग्राफ ऑफ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। देखें, ओरिजिन में से भी पास करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन भी होनी चाहिए, ये जरूरी है। अब हम इसके ग्रेडियंट को एवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। जब भी आपके पास ग्राफ आए ना, तो आपने हमेशा ये काम करना है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ने जब भी ग्रेडियंट देना है, एग्जामिनर जब भी ग्राफ देना है, तो वो ग्रेडियंट के बगैर कोई क्वेश्चन नहीं बनाता। तो याद करें, ग्रेडियंट होता है चेंज इन वाई एक्सिस वैल्यूज, चेंज इन एक्स एक्सिस वैल्यूज। वाई एक्सिस के ऊपर तो हमारे पास यहाँ एक्सटेंशन मौजूद है। आप ग्राफ देख के बताएंगे कि वाई एक्सिस पे एक्सटेंशन मौजूद है। हो सकता है कहीं और कोई और ग्राफ हो, वहां वाई एक्सिस पे कुछ और मौजूद हो, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हम ग्राफ देखते हैं, वाई एक्सिस पे जो भी कुछ है हम वो चेंज इन वाई की जगह पे रखेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है? फोर्स या न्यूटन है, राइट? एक्सटेंशन और एक्सटेंडेड लेंथ माइनस द ओरिजिनल लेंथ था ना। तो पता ये चला कि इस ग्राफ से हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो बराबर है L माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाई एम जी के। वेट अ मिनट, हु आर यू? ये सॉरी, मुझे मीम याद आ गई। एनीवे, वापस आते हैं के एम जी डिवाइडेड बाई एल माइनस एल नॉट है, जबकि यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर तो ये हो रहा है कि ग्रेडियंट L माइनस एल नॉट डिवाइड बाई एम जी है। K was equal to mg divided by L minus L naught, तो यहां तो उल्टा है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेडियंट शुड बी इक्वल टू 1/k। कैसे? अगर मैं इस ग्राफ का रेसिप्रोकल लूं, 1/k बनाऊं, तो L माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाई एम जी बन जाता है ना। तो L माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाई एम जी इज इक्वल टू ग्रेडियंट। तो इसका मतलब है L माइनस एल नॉट डिवाइड बाई एम जी इक्वल्स टू द ग्रेडियंट है। तो पता ये चला फाइनली, आखिरकार, शुक्र है कि 1/k इक्वल्स टू द ग्रेडियंट। इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा, जिसमें यहाँ पर एक्सटेंशन है, यहाँ पर फोर्स या मास इनटू ग्रेविटी है, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो 1/k के बराबर होगा। सांस ले लो, पानी पी लो, लेट दैट सिंक इन। कोई मसला नहीं है, नहीं तो पीछे जाके दोबारा से रिवाइज करके, रिपीट करके देख लो, रिवाइंड करके देख लो, वट एवर, इट्स ऑल राइट, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये उल्टा होता, यानी यहां पर होता एम जी, यहां पर होता एक्सटेंशन L माइनस एल नॉट, फिर क्या होता? फिर ये होता, गरीबो बात सुनो, ग्रेडियंट होता चेंज इन y ओवर चेंज इन x। वाई एक्सिस के ऊपर आना था एम जी, जो एक तरह की फोर्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर आना था एक्सटेंशन। तो एम जी ओवर एल माइनस एल नॉट, ये तो डायरेक्टली स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर आ गया ना। तो ऐसे ग्राफ का ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू के, जबकि अगर एक्सिस उलट कर दिए जाएं, ग्राफ की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम एक्सिस को उलट कर दें, यानी अब इधर एक्सटेंशन रख दें, इधर आप फोर्स रख दें, तो फिर ग्रेडियंट 1/k के बराबर होगा। ये एग्जामिनर अक्सर ऐसी घटिया हरकतें करता है, हमें इन घटिया हरकतों के लिए तैयार रहना है। एक्सिस उलट कर देने से जो ग्रेडियंट का मतलब होता है
वो तब्दील हो जाता है। एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। मुश्किल है? सर थोड़ा सा। कहाँ से मुश्किल लग रहा है मुझे बताओ। सर ये ग्रेडियंट का था लेकिन समझ आ रहा है, वैसे सही मुश्किल। है, सही है, ठीक है, जबरदस्त। ये देख लो, जो बातें मैं डब्बों में लिखता हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, चलो, ये पहली वीडियो काफी लंबी हो रही है, बस एक एग्जांपल देके मैं ये बात खत्म करता हूँ। आज की वीडियो पार्ट 1 होगी, इसको हम खत्म करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये मेरे पास फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन है और यहाँ पर है एक्सटेंशन अगेंस्ट फोर्स। अच्छा जी, जरा इवेलुएट करके देखते हैं कि जो पहले हमारा ग्राफ है ये वाला, लेट्स कॉल दिस एक्स, और ये जो y वाला ग्राफ है, इनको हम अलग अलग डील करेंगे। पहले देखते हैं जो x वाला ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट किस चीज के बराबर होगा। ग्रेडियंट, सबसे पहले तो याद करो कि ग्रेडियंट होता है चेंज इन y ओवर चेंज इन x, है ना, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मैथ वाले टीचरों ने रट्टा लगवाया होता है। y एक्सिस पे देखो क्या है, फोर्स है, और x एक्सिस पे देखो एक्सटेंशन है। तो y एक्सिस पे है फोर्स, x एक्सिस के ऊपर है एक्सटेंशन। तो चेंज इन y ओवर चेंज इन x, विच इज द ग्रेडियंट, दैट शुड बी इक्वल टू फोर्स ओवर द एक्सटेंशन। ये तो आपके टीचर ने बताया था कि ये तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, मतलब इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है। जबकि जल्दी से ये y वाले ग्राफ का ग्रेडियंट भी इवेलुएट कर लेते हैं। ग्रेडियंट है चेंज इन y ओवर चेंज इन x। y एक्सिस पे देखिए जी एक्सटेंशन मौजूद है, ये देखें, और x एक्सिस पे देख लें फोर्स मौजूद है। तो gradient will be equal to extension divided by force. Isn't that the उल्टा 1 over k? तो पता चला कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट 1 over k के बराबर है। बस आखिरी बात कर रहा हूँ, आई स्वेयर आखिरी बात है। इनमें से a का ग्रेडियंट बड़ा है या b का ग्रेडियंट बड़ा है, बताइएगा। सर बी का। शाबाश, b हैज लार्जर ग्रेडियंट, और क्योंकि इसका जो ग्रेडियंट है वो k के बराबर है, इसका मतलब ये है कि b के लिए k लार्जर होगा। इसका मतलब ये है जिसका k बड़ा होता है वो वाला मटेरियल स्टिफर होता है, स्टिफनेस हाई, b की स्टिफनेस हाई होगी। जबकि एज कंपेयर टू दैट a हैज अ स्मॉलर ग्रेडियंट, smaller k, so it must have stiffness, it must have low stiffness। जबकि एक्सिस को उल्टा कर देने से ये C और D, अब ये आपने खुद अपने लिए सॉल्व करके बताना है, क्योंकि जब एक्सिस उल्टा हो जाता है तो ग्रेडियंट का मतलब भी फिर उल्टा हो जाता है, इनवर्स हो जाता सर है। डी में ज्यादा स्टिफनेस होगी फिर। Shabash. D is going to have a higher spring constant K. So D is going to be a stronger or stiffer material. Stiffness is high. Whew. Okay, we have come a long way since the beginning of this lesson. All right. So this is going to be our end of part 1 of our chapter. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ्स क्या होते हैं, फिर एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग्स की बात करेंगे,
एंड सो ऑन। मैंने प्लान किया है कि इस चैप्टर को हम 3 वीडियोस में कंक्लूड करेंगे, फिर उसके बाद होपफुली 3 वीडियोस आर गोइंग टू बी फ्रॉम द पास्ट पेपर क्वेश्चंस, एंड देन दैट इज गोइंग टू कंप्लीट द प्लेलिस्ट फॉर डिफॉर्मेशन। हमारी आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी हियर एवरीवन। इट वाज फन टीचिंग यू ऑल। सी यू लेटर।